हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो क्या है आपका टॉपिक मेगा स्पोरोजेनेसिस। उसको हम समझेंगे, एक एक पॉइंट डिटेल में समझेंगे, अच्छे से हम नोट्स बनाते हुए हर एक पॉइंट को टच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका हेडिंग क्या है। हेडिंग है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि हम कहते हैं गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु जनन। अब अगर हम बात करते हैं कि गुरु बीजाणु जनन होता क्या है, व्हाट इज द मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। यानी कि अगर हम बात करते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं की निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। स्पष्ट हुआ बेटा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि हम कहेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। समझ में आया बेटा। हमने क्या कहा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब अगर हम बात को इंग्लिश में लिख करके समझाएं तो क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MC के नाम से जानते हैं, कार्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है उसमें विभाजन होता है जिसके दौरान गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर जैसा हमने यहां पर लिखा हुआ है सिंपल सा जो एनसीईआरटी का लाइन है उसमें लिख सकते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल यानी कि MMC कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो आपका एक ओव्यूल होता है, पहले तो आप थियरी समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलूंगा। ठीक है, तो ओव्यूल्स के पास क्या होता है, सामान्यतः एक मेगा स्पोर मदर सेल होता है। जितने भी ओव्यूल्स होते हैं उसके पास क्या होता है, एक मेगा स्पोर मदर सेल होता है जो कि माइक्रोपाइल रीजन की ओर स्थित होता है। यानी कि हम बात करते हैं कि जो आपका बीजांड होता है ना, तो बीजांड के अंदर केवल एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है और वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है, और उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोशिका द्रव्य पाई जाती है और एक केंद्रक पाया जाता है। समझ में आया। तो क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं सामान्यतः बीजांड के बीजांड काय में
बीजांड काय में, बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है। समझ में आया? तो हमने क्या कहा कि भाई जो आपका बीजांड होता है ना, बीजांड के अंदर जो आपका बीजांड का है यानी कि न्यूक्लियस स्थित होता है, न्यूक्लियस में अगर हम बीजांड द्वार की ओर आ जाएं, वहां पर क्या होता है, आपका एक एमएमसी उपस्थित होता है, मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है। समझ में आया? तो अब अगर हम आगे बात करते हैं, इसी को ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेट करके हम क्या लिखेंगे कि ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल एमएमसी इन माइक्रोपाइल रीजन ऑफ न्यूसेल। तो ओव्यूल generally differentiated a single megaspore mother cell in micropyle region ऑफ न्यूसेल्स। ठीक है, माइक्रोपाइल रीजन ऑफ न्यूसेल्स, बीजांड काय की अंदर बीजांड द्वार की ओर एक आपका गुरु बीजाणु मातृकोशिका स्थित होती है। समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं क्या होता है कि जब आपकी गुरु बीजाणु कोशिका क्या होती है, माइटोटिक, ठीक है, मेयोटिक डिवीजन में जाती है, तब वहां पर गुरु बीजाणु बनना शुरू होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो वहां पर विभाजन शुरू होता है, किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में विभाजन शुरू होता है, जिससे गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। समझ में आया? अब ये आपका डिवीजन वाला जो प्रोसेस है उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ताकि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फटाक से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम डायग्राम की ओर, और इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि मैं माइक्रोस्पोर बोल दे रहा हूं, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीजांड, यानी कि ये हो गया आपका ओव्यूल, ये आपका ओव्यूल हो गया। और अगर हम बात करते हैं तो इस ओव्यूल के अंदर देखेंगे तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, यानी कि बीजांड काय है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक सेल पाया जाता है। ठीक है, एक सेल पाया जाता है जिसको हम हाइपोबेसल सेल के नाम से जानते हैं, अधस्तरी कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, हाइपोबेसल सेल, हाइपोबेसल सेल कहते हैं, अधस्तरी कोशिका कहते हैं, अधस्तरी कोशिका कहते हैं। और ये जो है वो बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु कोशिका है, बिना विभाजित हुए, विदाउट डिवीजन का ये आपका गुरु बीजाणु कोशिका है। अब क्या होता है बेटा, यहां पर ये आगे की ओर चलता है, आगे की ओर चलेगा तो इसमें सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, यानी कि कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, सेल डिवीजन शुरू होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो अगला स्टेप जो हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जब सेल डिवीजन होगा तो इसका मतलब क्या है कि एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ जाएगी, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर दो सेल बनकर के तैयार हो जाएगी, दो सेल बनकर तैयार हो गई। तो पहला जो आपका कोशिका ऊपर वाला हो जाएगा ये स्पोर हो जाएगा। ठीक है, स्पोर
सेल हो जाएगा या बीजाणु जन कोशिका हो जाएगी हम कहेंगे। और नीचे वाली जो कोशिका है ये आपकी भित्तीय कोशिका यानी कि वॉल सेल हो जाएगा। ठीक है, बीजाणु कोशिका, बीजाणु कोशिका और ये भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर देखो, अब इसी में से हम बात करते हैं यहां पर, तो आपका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ये जो बीजाणु कोशिका है बेटा ना, इसी को हम कहते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोटिक डिवीजन होता है। समझना है क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने के बाद ये जो आपकी सेल है इसमें क्या होती है, ये आगे चल करके 4 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, 4 मेगास्पोर का निर्माण करती है। ठीक है, कौन, ये तो आपका बिना विभाजन का है, इसमें सेल डिवीजन हुआ तो ये आपकी सेल बनी। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बना। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, 4 गुरु बीजाणु यानी कि 4 मेगास्पोर का निर्माण हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 4 मेगास्पोर बन गए, 4 मेगास्पोर बन गए यानी कि 4 गुरु बीजाणु बन गए, 4 गुरु बीजाणु बन गए। ऐसा समझिए डायग्राम में। इस प्रकार से क्या हो गए, 4 गुरु बीजाणु बन जाएंगे। यहां पर डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये क्या हो गया, 1 2 3 4 गुरु बीजाणु बन गए। अब अगर हम बात करते हैं बेटा इन 4 गुरु बीजाणुओं में से, इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट यानी कि गायब हो जाता है, और 1 मेगास्पोर जो होता है वो आपका फंक्शनल होता है, क्रियात्मक होता है। समझ में आया, 4 मेगास्पोर में से क्या होता है, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट, 1 मेगास्पोर फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक होता है, जो आगे चल करके मेगास्पोर का यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, ये आपका डीजेनरेट हो गया तो आगे की लाइन में क्या हो जाएगा, आगे की लाइन में ये इस प्रकार से हो जाएगा आपका, आगे वाले स्टेप में ये इस प्रकार से दिखाई देगा आपका, एक सेल बच गया। अब ये एक सेल जो बचा है, अब इस एक सेल में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि अगर हम बात करते हैं इस एक सेल में मियोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं अच्छे से। तो पहले हम इस लाइन को कंप्लीट करें कि 4 मेगास्पोर में से 3 क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए। 3 मेगास्पोर डीजेनरेट रिमेनिंग 1 मेगास्पोर, ठीक है, वाइल रिमेनिंग 1 मेगास्पोर। जिसमें से देखो 3 मेगास्पोर नष्ट हो गए, जिसमें से 1 मेगास्पोर बचा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो गए तथा 1 गुरु बीजाणु बचा। ठीक है, अब
जो आपका एक गुरु बीजाणु बचा है, एक मेगास्पोर बचा है, उसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा तो आगे की स्टेप में क्या होगा, यहां पर मैं लिख दूं मियोसिस होगा यानी कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन होगा बेटा। ठीक है, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन होगा। जब मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये एक सेल दो सेल में जाएगा, वापस से मियोसिस होगा, दो सेल फोर सेल में जाएगा, वापस से मियोसिस होगा, फिर चार सेल आठ सेल में जाएगा, फिर उसके बाद वो अपने अपने पोल की ओर चले जाएंगे, अपने अपने ध्रुव की ओर चले जाएंगे। तो मियोसिस हुआ तो क्या होगा, मियोसिस हुआ तो ये एक सेल क्या होगा, ये एक सिंगल सेल क्या होगा, ये आपकी एक सिंगल सेल दो सेल में बट जाएगी। ये जो आपकी सिंगल सेल है इधर ये दो सेल में बट गई, टू सेल हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें फिर से मियोसिस होगा, फिर से समसूत्री होगा, फिर से समसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। जब वापस से मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये टू सेल किस में जाएगी, फोर सेल में जाएगी, ये टू सेल किस में चली जाएगी, फोर सेल में चली जाएगी, फोर सेल में चली जाएगी। और जब फोर सेल में चली गई तो इसमें क्या होगा, वापस से फिर से मियोसिस होगा। क्या होगा, फिर से मियोसिस होगा यानी कि फिर से समसूत्री विभाजन होगा, फिर से क्या हुआ, समसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन हुआ। जब फिर से मियोसिस डिवीजन हुआ तो ये चार सेल क्या हो गई, आठ सेल में चली जाएंगी, 8 सेल स्टेज बना लेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस प्रकार से 8 सेल स्टेज बना लेंगी। ठीक है, जब 8 सेल स्टेज बन गई तो अब क्या होगा, अब क्या होगा इसके अंदर, तो अब ये आठों क्या होंगी, अपने अपने ध्रुव की ओर चली जाएंगी, अपने अपने पोल की ओर चली जाएगी, जिसको जहां जाना होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं तो ये अपने अपने जब पोल की ओर जाएंगी, अपने अपने ध्रुव की ओर जाएंगी, तो कुछ इस प्रकार से आपका संरचना दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा ये तिरछा हो गया। देखो, पहली बात, तीन सेल जो होगा वो कैलाजा की ओर चला जाएगा, कैलाजा यानी कि ये वाला छोर, तीन सेल यहां पर आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, दो तो आपके सामने वाले पर आ जाएंगे इस प्रकार से, और एक क्या होगा इसके मध्य में होगा, ऐसे 1 मिनट ऐसे बनेगा, दो तो सामने इसके आ जाएगा, माइक्रोपाइल इंड की ओर आ जाएगा, और एक क्या होगा इस प्रकार से आपके मध्य में होगा, एक इस प्रकार से मध्य में होगा, और दो तो एकदम से बीच में होंगे इस प्रकार से। तो अब अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो नाम क्या कहलाएगा, जो आपके कैलाजल छोर की ओर है, कैलाजल इंड की ओर है, ये कैलाजा है, निभाग भाग की ओर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिमुख कोशिका। क्या कहेंगे, प्रतिमुख, प्रतिमुख कोशिका यानी कि एंटीपोडल सेल कहेंगे, एंटीपोडल सेल कहेंगे। आपके बीच की जो आपकी ये दिख रही है डॉट, इसको हम कहेंगे द्वितीयक केंद्रक। क्या कहेंगे, द्वितीयक केंद्रक, यानी कि हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे। समझ में आया। फिर उसके बाद ये आपकी जो दो ब्लैक दिख रही है बड़ी सी,
इसको हम कहेंगे सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, यानी कि हम कहेंगे क्या, सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल कहेंगे। और इसके ऊपर जो सिनर्जिड सेल के है इसको हम कहेंगे अंड कोशिका, और यही हमको बनाना था, अंड कोशिका, यानी कि हम कहेंगे इसको एग सेल कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, गुरु बीजाणु जनन होता है। एक बार फिर से वापस से आप इसको जल्दी से सीखिएगा। ये आपके पास हाइपोबेसल सेल है, अधस्तरी कोशिका है जो बिना डिवाइड हुए हैं। अब इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद दो कोशिकाएं बनेंगी, दो सेल बनेगा, जिसमें स्पोर सेल यानी कि बीजाणु कोशिका, वॉल सेल यानी कि वित्तीय कोशिका होगी। अब यहां पर आपका गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोटिक डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप, जिसके दौरान 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेगा। 4 मेगास्पोर में से 3 तो डिजेनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, शेष 1 बचेगा। जो शेष 1 बचेगा कोशिका, उसमें समसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के दौरान क्या होगा, उसमें 2 कोशिका बनेगी, यानी कि देखो 3 तो गायब हुआ है, 1 बचा, 1 में मियोसिस हुआ, मियोसिस से क्या हुआ, 2 कोशिका बन गई, वापस से मियोसिस हुआ, 4 बना, वापस से मियोसिस यानी कि समसूत्री हुआ, 8 बना। अब ये 8 क्या हो गए, अपने अपने ध्रुव की ओर, अपने अपने पोल की ओर चली गई, जिसमें से 3 कोशिकाएं प्राथमिक कोशिका की ओर, प्राथमिक कोशिका बनाई, एंटीपोडल सेल बनाई कैलाजिल इंड पर जाकर के, 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइल इंड पर आ गई, जिसमें से 2 सिनर्जिड सेल यानी कि सहायक कोशिका है, एक अंड कोशिका यानी कि एक सेल है, और मध्य में क्या है आपका द्वितीय केंद्रक है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्मी प्लांट में जो आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, वो होता है 8 न्यूक्लियस 7 सेल, या फिर हम कह सकते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियस। समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आई है तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने यहां पर बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।